बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहली अहम खबर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हुई है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा ज़बरदस्त मुकदमा है कि ये हुकूमत जाली है और इनको वोट नहीं पड़े और ये जाली तरीके से इक़्तिदार में आकर बैठे हैं। तो क्या इनके साथ मुलाकात करनी चाहिए? डिबेट बड़े लंबे अरसे से चल रही है, लेकिन क्योंकि इक़्तिदार पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, निज़ाम और सारा बजट इनके पास है, पाकिस्तान के इख्तियारात पे इन्होंने कब्जा किया हुआ और हर हंगामी सूरत हाल में आपको इनके साथ बात करनी पड़ती है। ये जब अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकातें की थी, मैंने तब भी यही कहा था कि ये उनकी एक मजबूरी है, उनके ओहदे का तकाजा है, उन्हें मिलना पड़ेगा चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। लेकिन उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब पे बहुत तनकीद हुई। अब सुहेल आफरीदी साहब ने मुलाकात की है और आज भी ये उनके ओहदे का तकाजा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने खास तौर पर बड़ा मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। तनकीद नहीं हुई सुहेल आफरीदी के ऊपर जैसे अली अमीन गंडापुर के ऊपर हुई थी। उसकी एक वजह जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब का अपना जाती तर्ज अमल भी था। वो जिस अंदाज में मिलते थे, जब पहली उन्होंने मुलाकात की तब इस तरह नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जिस तरह वो गले मिलते थे, जपियां डालते थे और वो बहुत सारी उनकी वीडियोज आ जाती थी और वो बड़े खुश रहते थे, यानी इन लोगों के साथ वो कह लगा रहे, जब ये सारी चीजें देखते थे तो फिर सोशल मीडिया को गुस्सा आता था कि इमरान खान को जेल में डाला हुआ, ये सारा कुछ कर रहे हैं, गंडापुर साहब इनके साथ खुश गपियां लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो सुहेल आफरीदी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुलाकात की। जो चंद तस्वीरें बाहर आई उनके अंदर दिखाई दिया कि वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, जो फॉर्म 45 का जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि मेरी असली हुकूमत है, मैं आप लोगों की तरह जाली नहीं हूं, वो बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। तो उस एतमाद के साथ हमने देखा कि सुहेल आफरीदी साहब वहां पे बैठे हुए थे। अब उनके बारे में इतना कोई नेगेटिव वो आया भी नहीं। देखिए, कुछ लोग जो है ना वो इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हुकूमत साइड पे हो चाहे वो अपोजिशन साइड पे हो। यानी अगर सुहेल आफरीदी मिलने से इनकार कर देते, जी मैं नहीं मिलता, तो वो कहा जाता जनाब ये गद्दार है, बागी है, मुल्क का दुश्मन है, फायदा नहीं सोच रहा, अपने सूबे का दुश्मन है। और मिलने की सूरत में अब यही लोग आप जबानें सुन रहे होंगे अभी कि जनाब अच्छा बच्चा बन गया है, कंप्रोमाइज हो गया है। हालांकि ये उनके ओहदे का एक तकाजा है और कुछ भी नहीं है। यहां पे जो एलामिया जारी हुआ वो ये है कि वजीर आला ने मुलाकात की वजीर आजम से, बलूचिस्तान के अफसोसनाक वाकये पर अफसोस किया। दहशतगर्दी जहां भी हो हम हमेशा उसकी मजम्मत करते आए, करते रहेंगे। दहशतगर्दी का ना तो कोई सूबा होता है और ना कोई मुल्क और ना कोई मजहब। वजीर आजम से NFC, AIP, NHP और दीगर बकाया जात पर तफसीली बातचीत हुई कि जनाब हमारे जो पैसे आपने देने वो पैसे दें ताकि हम अपनी कौम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर खर्च करें। खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल वजीर आजम के सामने रखे, जिस पर वजीर आजम ने अपनी टीम की जिम्मेदारी लगाई कि वो वजीर आला की टीम से मुलाकात करके फौरी तौर पर इजलास मुनक्कद करें और मसले को हल करें। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाए अमल पर मशावरत जरूरी है, ये कहा गया। कबायली इजला में सूबाई हुकूमत अब तक कबायली इजला में रिलीफ की मद में अरबों रुपए अपने से खर्च कर चुकी है। मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मजीद फॉलोअप मीटिंग जल्द होंगी। हतमी फैसले होते ही अवाम को आगाह किया जाएगा। अब ये वो सारी चीजें, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ऐसे बयानात से मुकम्मल इज्तनाब किया जाना चाहिए जो इन लोगों की, जो बेचारे कबायली लोग हैं जो कुर्बानियां दे रहे हैं, उनकी दिलादारी का बायस बने। तीरा, करम और बाजोड़ के अवाम ने पाकिस्तान के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं और आज भी दे रहे हैं। ये सारी बातें सुहेल आफरीदी ने शहबाज शरीफ के सामने रखी। अब मामला यह है कि देखिए ना, नफरत कितनी फैल गई है। वादिया तीरा में जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त गए हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी, वो ये बताते हैं कि जनाब यहां बहुत शदीद नफरत है तीरा के लोगों से, जो लोग मिल रहे हैं। वो कहते हैं इतनी शदीद नफरत है कि लोग वफाकी हुकूमत का और स्टैब्लिशमेंट का नाम भी नहीं सुनना चाहते और मिलिट्री ऑपरेशन को तो वो एक गाली समझते हैं। ये मैं खैबर पख्तूनख्वा में रहा हूं ना, मैं आपको बताता रहा हूं पहले भी माजी में कि मैंने कभी भी ऑपरेशन के खिलाफ इतनी जबरदस्त राय अवाम की कभी सुनी भी नहीं थी जितनी मैंने इस मर्तबा सुनी। यानी लोग शदीद नफरत करते हैं कि उनके इलाके में मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए, वो उसके सख्त खिलाफ हैं। तो फिर आपको दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लोगों के साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी और दूसरा आपके पास कोई हल नहीं है। सादी सी बात यह है। अब इसमें जब ख्वाजा आसिफ की तकरीर चल रही थी ना वहां पे जरगे में, एतवार वाले जरगे में, तो लोग जूते उतार के फेंक रहे थे, शदीद नफरत और गालियों का मुजाहरा कर रहे थे जब ख्वाजा आसिफ की तकरीर चल रही थी। ये पाकिस्तान का वजीर दिफा है, इसने पाकिस्तानियों के दिफा की जिम्मेदारी निभानी है और कबायली इससे इस कदर शदीद नफरत कर रहे हैं। एक तो जाली फॉर्म 47 पे लाके पहले बाजुआ ने बिठा दिया, फिर लाके आसिम मुनीर ने बिठा दिया और अब वो कौम की जड़ों में बैठ गया। नफरत बेचने के अलावा इस आदमी के पास काम ही कोई नहीं है, दिन रात नफरत बेचता है। इस आदमी के अंदर बोझ और नफरत कूट कूट के भरी हुई है और तबाही फेरी हुई है जनाब ने, जो काम ये कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये मेरा बड़ा पर्सनल ओपिनियन है इनके बारे में कि ये बिल्कुल ही फारग आदमी है
और जो हरकतें इन्होंने की हैं, अब कबायली उसका रद्देमल दे रहे थे और वहां से लोगों ने बताया कि जैसी नफरत का मुजाहरा कबायलियों ने ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में किया। बहरहाल ये सुहेल अफरीदी साहब ने मुलाकात की है, लेकिन उन्होंने एक बात कंफर्म की कि इमरान खान पे मैंने खुद कोई बात नहीं की, कोई सियासी बात नहीं की, कोई सियासी मुतालबा शहबाज शरीफ से नहीं किया। अच्छा ये देखें, ये मुलाकात थी, इसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। मैंने भी कल वीलॉग में कहा था कि ये जरूर याद दिलाइएगा, जरा मजाक मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब आपने वो पूछ के बताना था, पूछा या नहीं, कोई जवाब आया कि नहीं आया, फिर की बनया। लेकिन ये सुहेल अफरीदी ने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया और बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया कि ऐसे मौके पर उन्होंने कोई कमजोर बात नहीं की। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कमजोर बात करें ही ना। मेरी जो उसूल की बात है, इस काम के लिए मैं आया हूं वो काम करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद ले लूंगा जो लेना होगा। तो पॉलिटिकल जिद्दोजहद अपनी जगह पे सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि मेरे ओहदे का तकाजा है कि मुझे जाना पड़ा अपने लोगों के लिए, वरना मैं बतौर सियासी कारकुन यहां कभी भी नहीं जाता और इन्हें कभी भी नहीं मिलता। अब नाजरीन, कल फिर अडयाला जेल में मुलाकात का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंसमेंट की है कि लोग 2 बजे वहां पे पहुंचे, इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात करवाने की कोशिश की जाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब की मुलाकातें होने देगी, और जो सियासी उनके सहूलतकार हैं वो भी मुलाकात नहीं होने देंगे। वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब से जब उनकी बहनें और उनकी फैमिली मिलेगी तो इमरान खान साहब स्टेटमेंट देंगे, वो स्टेटमेंट उनके ट्विटर के ऊपर भी जाएगा, वो हर तरफ जाएगा और पाकिस्तान पूरे के अंदर एक नया बयानिया खड़ा हो जाएगा, जिसका मुकाबला करने में फिर 1 महीना लग जाएगा एस्टेब्लिशमेंट को। इमरान खान साहब का एक ट्वीट आता है, उसके बदले में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी आईएसपीआर करते हैं, फिर भी उसका असर खत्म नहीं कर सकते। ये एक रियलिटी तो है ना, इमरान खान का मुकाबला ये नहीं कर पा रहे। इमरान खान के बेटों से भी डरे हुए हैं, ये वो बच्चे हैं, वो उनका सियासत में ताल्लुक भी कोई नहीं है और वो कोई क्लेम भी नहीं है कि उन्होंने सियासत करनी है। वो अपने वालिद को मिलने के लिए आना चाहते हैं, उन्होंने वीजे के लिए अप्लाई किया है। ड्रॉप साइट न्यूज बता रहा है जी उनको वीजे नहीं मिल रहे। और जमायमा खान कहती हैं ये खिलाफ वर्जी हो रही है इंसानी हकूक की, बुनियादी हकूक की। अब ना कोई इंसानी हकूक देखता है ना कोई बुनियादी हकूक देखता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साथ है और बोर्ड ऑफ पीस का पाकिस्तान मेंबर बन गया है और अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने नामजद कर दिया है और इसराइल ने भी कर दिया है। तो यहां पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज को मैनेज किया है, इस चीज को इन्होंने मैनेज किया है कि किस तरीके से अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखना है। तो ये करने में कम से कम ये कामयाब रहे। अब इमरान खान के बेटों को वीजा नहीं दिया गया, ये मामला कहां जाएगा इस पे हम देख लेते हैं। कुछ लोग नादरीन एक चूरन बेच रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके सामने रखना बहुत जरूरी है और इसको आपने ज़हन में रखना है। कुछ लोग ये चूरन बेच रहे हैं, आने वाले दिनों में इसको ज्यादा बेचा जाएगा कि जनाब कुछ सहाफी हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं और कुछ जो हैं वो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर हैं, कुछ पाकिस्तान के बाहर हैं, ज्यादातर पाकिस्तान के बाहर हैं। इन लोगों की वजह से इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं कर पा रहे, या इनकी वजह से इमरान खान साहब पीछे नहीं हट पा रहे और मामला अपना तय नहीं कर पा रहे और जेल से बाहर नहीं आ पा रहे। भाई इमरान खान ने तो पहले दिन से कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूं क्योंकि इनको वापस बैरकों में भेजना है। इमरान खान ने तो पहले दिन से कहा कि वो बातचीत करना चाहता है। उसने कब कहा कि मैं बातचीत नहीं करना चाहता? इमरान खान तो कहता है बातचीत करना चाहता हूं, डील नहीं करना चाहता। चले इसको ऐसे ले लें कि ये चूरन बेचा जा रहा है, या आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बेचा जाएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इमरान खान डील इसलिए नहीं कर रहा कि उसके ऊपर कोई सहाफियों का, सोशल मीडिया का और कुछ यूट्यूबर्स का दबाव है। ये लोग फिर इमरान खान को जानते ही नहीं है, इन्हें इमरान खान का पता ही नहीं है। देखिए हकीकी आजादी का नारा सबसे पहले किसने लगाया? इमरान खान ने लगाया। ये किसने कहा था कि जब तक मेरे में खून है और जब तक मेरे अंदर सांस बाकी है मैं इनका मुकाबला करूंगा? ये इमरान खान ने कहा था। मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी, ये भी इमरान खान ने कहा था। मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा, मैं इनका गुलाम नहीं बनूंगा, ये भी इमरान खान ने कहा था। और मैं आसिम मुनीर के सामने नहीं झुकूंगा, ये भी इमरान खान ने कहा था। देखिए पाकिस्तानियों को ये लड़ाई और इसका ये जो लेवल है, इस लेवल पर ये सारा शऊर इमरान खान साहब ने दिया है, ये जो अब मौजूदा है। और इमरान खान साहब खुद इसका हिस्सा है, वो खुद अपनी मर्जी से इमरान खान साहब इस लड़ाई में उतरे हैं। मैं आपको छोटा सा वाकया बता देता हूं। मार्च में 2023 में बहुत लड़ाई हो रही थी यहां पे जमान पार्क के बाहर। तो रात के वक्त मैं अपना प्रोग्राम करने के बाद जब वहां गया, मुझे मौका मिला, हर तरफ आंसू गैस की शेलिंग थी, बदबू थी। उस वक्त पुलिस वालों को पसपा करके भगा दिया था कारकुनों ने, काफी लोग जख्मी पड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था मैदान जंग का मंजर है। मैं अंदर गया, मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात की, तो मैंने उन्हें उस दिन कहा, मैंने कहा खान साहब बाहर लोग आजादी के नारे लगा रहे हैं, लोगों ने आपके नारे को संजीदा लिया है। तो आपको पता है कि जब लोग आजादी का नारा लगाते हैं तो फिर वो ये उम्मीद करते हैं कि हम आजादी की अब लड़ाई लड़ेंगे और आजादी लेंगे, अब जो हकीकी आजादी आप कहते हैं। तो क्या आप ज़हनी तौर पे इस सारे के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने कहा दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है इमरान। ये इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है, मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूं, मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, ये मुझे मार भी देंगे मैं फिर भी तैयार हूं। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे उस रात को।
ये गालिबन 14-15 तारीख थी मार्च की, वो रात थी, मैं वहां पे गया। मैंने उनसे 1-2 सवाल किए थे, ये उनके जवाब थे। तो इमरान खान साहब अपनी मर्जी से आए थे, और जिसे लगता है ना कि इमरान खान साहब को कोई सोशल मीडिया या कोई दानिश्वर या कोई इमरान खान को यूट्यूबर या कोई सहाफी वो रोक पाएंगे अपना फैसला करने से, वो फिर इमरान खान को जानते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है इमरान खान कौन है। ये कोई भी फैसला इमरान खान कर सकता है। लेकिन उस्मान बुज़दार के खिलाफ हमने कितनी स्टोरीज की, कितने प्रोग्राम किए, कितना कुछ किया। अगर इमरान खान इन्फ्लुएंस में आने वाला आदमी होता तो उस वक्त इमरान खान उस्मान बुज़दार को हटा देता। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को नहीं हटाया, सारा दबाव हमने डाला, नहीं हटाया। जब कोरोना वायरस आया, पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान पर दबाव डाला, लॉकडाउन लगा दो। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पैगामात भिजवाए, लोगों को कायल किया, सबको फोन किया कि मुल्क बंद कराओ, लॉकडाउन लगाओ। कैसा डिसीजन था, बिल्कुल पॉपुलर नहीं था। इमरान खान ने लॉकडाउन नहीं लगाया, सारा मुल्क खिलाफ हो गया, नहीं लगाया। साबित हुआ बाद में कि वो ठीक निकला। रेहाम खान की तलाक का चलो जाती मामला है, लेकिन इलेक्शन से एक दिन पहले इमरान खान साहब ने तलाक अनाउंस करवाई थी, पूरे इलेक्शन का बेड़ा गर्क कर लिया था। जो वो एक इलेक्शन होते हैं बल्दियाती, पार्टी के सारे लोग समझा रहे खान साहब 4 दिन 2 दिन ठहर जाए, ये अनाउंसमेंट बाद में कर लेते हैं, नहीं अभी अनाउंस करो। इलेक्शन से एक दिन पहले तलाक दी और अनाउंस की इमरान खान साहब। ये फैसला करेंगे डर के यूट्यूबर से, सोशल मीडिया से? नहीं, इमरान खान अपना फैसला खुद ही करेगा। ये आदमी अपनी हुकूमतें गिरा देता है, अजीब आदमी है ये। इस तरह का नहीं है, आप इसको नवाज शरीफ के साथ या जरदारी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। अपनी हुकूमतें गिरा देता है, अपने वुज़रा के इस्तीफे दे देता है, ये कुछ भी कर सकता है। इमरान खान किसी भी लेवल तक जा सकता है, आपको आइडिया नहीं है। वो सिर्फ अपना गोल देखता है कि मैंने ये गोल अचीव करना है। उसने इस सारी पॉलिटिकल एलीट को एक्सपोज करके रख दिया, डिस्क्रेडिट कर दिया पाकिस्तान से। उसका गोल तो उसने बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से मत्था लगाया, उसने अपना गोल बना लिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी स्कूलों में जाते हैं, कभी कॉलेजों में जाते हैं, कभी यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, कभी कोई गाना, कभी कोई ड्रामा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वो सारा ही कुछ करके उन्होंने देख लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बदल के पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रख दिया, फिर भी बात नहीं बनी। सारा कुछ करके देख लिया इन्होंने। इमरान खान सिर्फ अपना गोल सेट करता है, वो गोल तक पहुंचना कैसे वो खुद ही डिसाइड करता है। आप इमरान खान को ड्राइव नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये सोशल मीडिया के जरिए से आप उसे कंट्रोल करेंगे। ये सारा सोशल मीडिया, इमरान खान बाहर निकलकर एक बयानिया देगा ना, तो ये उसके बयानिए के ऊपर चल पड़ेगा, क्योंकि लोग उस पर भरोसा करते हैं, उस पर एतबार करते हैं। तो ये जो लोग चूरन बेच रहे हैं, सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं सोशल मीडिया को, तो इससे गुरेज करें, इनकी बात को इग्नोर करें। मियां महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, इन्हें 1000 दिन हो गए हैं जेल के अंदर। ये लोग, एजाज चौधरी साहब, ये लोग लंबी जेलें काट रहे हैं, कैदे काट रहे हैं, बड़े तकलीफ दे मनाजिर होते हैं। लेकिन इन्होंने जबर को और फस्तायत को बर्दाश्त किया, इस्तकामत के साथ बर्दाश्त किया। ये लोग हीरे बनते जा रहे हैं, कौम के हीरोज बन रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए मार खाई है, और बेगुनाह मार खाई है। इन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। अब नाज़रीन आ जाए, जो लोग करते हैं उनके खिलाफ क्या किया जा रहा था, कि सारी तवज्जो तो इधर है। बलूचिस्तान में 2 दिन गुजर गए, 12 शहरों पे एक साथ अटैक हुआ था। इंडिया में एक शहर पे अटैक हो जाए, एक कोने में एक जगह पे, वो पाकिस्तान को वक्ता डाल देते हैं। ये कह रहे हैं जी इंडिया ने हमारे 12 शहरों के ऊपर अटैक करवाए बलूचिस्तान में। तो क्या आपने कार्रवाई की है, सवाए मैच नहीं खेलना इंडिया से एक आपने? ये क्या बात हुई भाई? जो इंडिया करता है आपके साथ, आप क्यों नहीं करते? टिट फॉर टैट होता है ना, या तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। अब मामला यह है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों को 2 दिन हो गए हैं, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कोई एक ऑफिसर, कोई एक बंदा, कोई एक एजेंसी का एहलकार, और कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि भाई मेरी जिम्मेदारी थी, मैं रिस्पॉन्सिबल था इस अमनो अमान के लिए। मैं ये समझता हूं कि मुझे और मेरे लोगों को पता नहीं चला, हम नाकाम हो गए मुकम्मल तौर पे, हमारे दुश्मन को कामयाबी मिली है, लिहाजा हम दिल बर्दाश्ता होके रिजाइन दे रहे हैं, जिम्मेदारी कबूल करते हुए। दूसरे लोग आए और आकर काम करें। ना किसी ने रिजाइन दिया, ना किसी को निकाला गया, ना किसी के ऊपर कोई इंक्वायरी हमने सुनी है। यानी ये तो वजीर आजम को इनिशिएट करना चाहिए था कि जनाब इतना बड़ा वाकया हो गया, 12 शहरों में एक साथ दहशतगर्दी हो गई, इसका जवाब दो मुझे, बताओ मुझे कि ये कैसे हो गया, तुम्हारी इंटेलिजेंस किधर गई? सारी इंटेलिजेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाई हुई है। सुबह से शाम तक लिस्टें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनाते हैं, और कोई काम ही नहीं है। आर्मी चीफ ने कहा था कि दहशतगर्द 1500 हैं, ये 2 महीने पहले की बात। 2 महीने पहले आर्मी चीफ ने कहा तुम 1500 बंदे, तुम दहशतगर्द, तुम चाहते हो तुम सुबह अलग कर दोगे, हम तुम्हें ये मारेंगे। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, बड़ा दबंग स्टेटमेंट दिया था। आर्मी चीफ ने कहा जी 1500 दहशतगर्द है। अब 2 महीने के बाद वजीर आला बलूचिस्तान ये बताता है कि दहशतगर्द 5000 है। ये 2 महीने में 1500 से 5000 कैसे हो गए? और जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो पता है क्या है? तादाद इससे भी ज्यादा है। जो आजाद सोर्सेज है या जर्नलिस्ट है वहां पे, उनसे आप बात करें, वो ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं यार बहुत बड़ी तादाद है और भर्ती बहुत तेज हो रही है।
बीएलए में, दहशतगर्दों के गिरोहों में, कलदम तंजीमों में बहुत तेजी से लोग जा रहे हैं। वजह, लोग मुतनफर हो रहे हैं। जब मारंग बलोच जैसे लोगों को, जो सियासी आवाज है, जो जमहूरी आवाज है, जो इंसानी हकूक की बात करते हैं, जब आप उन्हें दुश्मन बना के उनको जेलों में बंद करेंगे तो नौजवानों के पास रास्ता बंद हो गया। ये मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था सरफराज बुगटी का। अभी तो ये वजीर आला बन गया ना, तो इसकी जुबान बदल गई है। माजी में सरफराज बुगटी कैसा था और किस तरह की बातें करता था, उनका हक छीना। अब ये बातें कौन कर रहा था? यही बुगटी कर रहा था। अब वो कहता है जनाब कोई सियासी हल ही नहीं है, कोई महरूमी नहीं है, ये तो सारा अस्करी हल है, मारो इनको पकड़ के। तो किस किस को मारेंगे, कहां तक मारेंगे? आपको अल्टीमेटली एक बड़ी जंग के बाद भी बैठ नहीं पड़ता। लोग होंगे तो उन पे हुक्मरानी करेंगे ना, या खाली पत्थर सोना तांबा ही छोड़ना है वहां पे, जो बाद में उठा के आपने बेच देना उन्हें पुणे ही बेचते हैं ना। हमने यहां पे कौन सी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं या सिस्टम बनाया हुआ है या लोगों को ट्रेंड किया हुआ है कि हम फाइनल आइटम बना के बड़ा पॉलिश करके बेहतरीन करके पूरी कीमत के ऊपर अपने ज्यूल्स को बेचें? ऐसा नहीं होता। नाज़रीन, शीरी मज़ारी साहबा के हवाले से एक अफसोसनाक खबर है। वो कह रही है मुझे तो पता ही नहीं है, मेरी बेटी की जिंदगी के बारे में भी नहीं पता मुझे। 10 दिन हो गए हैं, मुझे मेरी बेटी से मिलवा भी नहीं रहे। वो बेचारी मिलने के लिए जाती हैं, वहां बैठी रहती हैं, उनकी मुलाकात नहीं होती। मैं ये देख रहा था कि शीरी मज़ारी में और यास्मीन राशिद में क्या फर्क निकला। यास्मीन राशिद साहबा ने जेल काट ली, इमरान खान साहब के साथ वफादारी निभा ली और उन्हें बहुत इज्जत भी मिली। शीरी मज़ारी साहबा को उनकी बेटी की वजह से इमरान खान का साथ छोड़ना पड़ा। मैं कभी भी उनको कसूरवार नहीं कहूंगा, किसी की भी बेटी हो ना तो उसको शायद यही फैसला लेना पड़ेगा। शीरी मज़ारी साहबा ने अपनी बेटी के हाथों मजबूर होकर कि मेरी एक ही बेटी है, और ये बड़ी तकलीफ वाली बात होती है कि आपके बच्चों की जान तक मामला आ जाए। तो उन्होंने, शीरी मज़ारी साहबा ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया था, लेकिन आज उनकी वही बेटी वो उससे मिल भी नहीं पा रही। उस पर तशद्दुद हुआ है, 10 दिन से उसको बंद किया हुआ है, और आज वही बेटी उनसे शीरी मज़ारी साहबा मिल भी नहीं पा रही। तो मैं ये आपको कहता हूं ना कि सारों को इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा, वरना बारी बारी सबकी बारी। नसीम ज़ाहरा साहबा का प्रोग्राम नहीं चला और इसके ऊपर बहुत सारे सहाफियों ने ट्वीट किया, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि पता नहीं उनका भी प्रोग्राम बंद कर दिया गया। पता कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आवाज़ उठाई गई है, लाजमी बात है नसीम ज़ाहरा साहबा से बात की होगी दोस्तों ने। पहले मेरी बात नहीं हुई उनसे। बड़ी अच्छी खातून है, उन्होंने एक दफ़ा किताब भी दी थी पढ़ने के लिए, मेरी उनसे मुलाकात भी रही, बातचीत भी होती रही। तो नसीम ज़ाहरा साहबा का भी प्रोग्राम बंद कर दिया। और मैं आपको बता रहा हूं कि बारी बारी सबकी बारी, या तो सारे तलत हुसैन बन जाओ, नहीं तो सबके प्रोग्राम बंद हो जाएंगे। ये बारी बारी सबकी बारी आनी है। ये जो रिजीम चल रहा है ना, ये किसी को बर्दाश्त ही नहीं करेगा। इनको इस बात पे यकीन है कि इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आजकल इनके साथ है। लेकिन जिस वक्त इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को किसी बात पे भी इनकार करने की जरूरत की, उसके बाद एक नया खेल शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, एक डाटा है मेरे पास कि किसके दौर में पाकिस्तानियों पे कितना कर्जा चढ़ा। ये डाटा मैं आपको अपने अगले वीलॉग में सुनाऊंगा, क्योंकि बड़ा तफसीली डाटा मैंने काफी मेहनत करके खुद इकट्ठा किया है, इस पे किसी रिसर्चर की मदद भी नहीं ली। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि फलस्तीनियों का कत्लेआम एक मरतबा फिर इसराइल ने तेज कर दिया। पाकिस्तान के डीजीआई एसपीआर ने और हुकूमत ने हमें यह बताया था कि हम बोर्ड ऑफ पीस में इसलिए गए ताकि नस्लकुशी बंद हो जाए, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों में 30 मजीद फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। और एक मुश्तरका एलामिया 8 मुस्लिम ममालिक ने जारी किया है, लेकिन 30 मजीद फलस्तीनी शहीद किए गए। 550 के करीब जंगबंदी के बाद से लेकर अब तक शहीद कर दिए गए हैं। 1430 से जायद फलस्तीनी जो हैं वो जख्मी हैं जंगबंदी के बाद से लेकर अब तक, और 755 अफराद मलबे के नीचे से उनकी लाशें निकाली गई हैं। ये फलस्तीन में हो रहा है। रफा क्रॉसिंग जो है वो मिस्र की तरफ खुली है बड़े अरसे के बाद, 2 साल के बाद, और कुछ तंजीमों को काम करने दिया जा रहा है, कुछ को नहीं करने दिया जा रहा। साथ में कत्लेआम भी जारी है। मेरी समझ से बाहर है कि ये गजा का मसला किस तरीके से हल होगा। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान बिल्कुल अलग है, पाकिस्तान का प्लान बिल्कुल ही अलग है। इन्होंने जो कौम को बताया वो कुछ और ही है। उसके बाद जो इसराइल है उसका अपना एक प्लान है एक्सपेंशन का। तो वो सबके अपने अलग अलग प्लान है, और सारे इकट्ठे होकर किस मंसूबे को अमली जमा पहनाएंगे। और किसी भी प्लान के अंदर मुझे फलस्तीनी रियासत या फलस्तीनी अवाम वो कहीं नजर नहीं आ रही, बदकिस्मती से। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा अपने